जो इनके इलस्ट्रियस फादर्स वालिद जो इनके गुजरे हैं, नहायत शानदार और बड़े लोग, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। मौका इसका ये है कि 2024 जो था वो 100th बर्थ एनिवर्सरी थी हमीद अख्तर साहब की। और हमीद अख्तर साहब के बारे में मैं अगर थोड़ा सा आपको इससे पहले कि सबा बात करें बता दूं, आप में से बेशतर लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन एक याद दहानी के लिए कि हमीद अख्तर साहब पाकिस्तान में तरक्की पसंद तहरीक से, उर्दू अदब की तरक्की पसंद तहरीक से उनकी बहुत गहरी वाबस्तगी रही, पाकिस्तान से पहले भी रही। उनकी पैदाइश, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2024 उनका 7 साला जश्न था, तो 1924 में लुधियाना मशरक़ी पंजाब में उनकी पैदाइश हुई थी। और फिर उन्होंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लाहौर में, बम्बई में गुजारा। और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन से वाबस्ता होने वाले लोगों को जिस किस्म की सहुबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, या उस ज़माने में तो ख़ास तौर पर करना पड़ती थी, मुख्तलिफ़ मार्शल लॉज के ज़माने में वो उन्होंने बर्दाश्त की। खैर हमारे यहाँ सिविलियन रूल भी वैसे ही होते हैं। तो उसकी जो उनकी एक बड़ी अहमियत ये भी है कि वो पाकिस्तान में जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बाकायदा जो आखिरी यूनिफाइड तंजीम थी उसके सेक्रेटरी जनरल थे। और सेक्रेटरी जनरल वो थे, और सोबो ज्ञान चंदानी साहब जो हैं वो उसके सदर थे। और हमीद अख्तर साहब की याददाश्तें, उनके कॉलम और दीगर उनकी जो यानी तहरीरें हैं वो शाये होती रही हैं, मौजूद हैं, इंटरनेट पे भी मौजूद हैं अब टेक्नोलॉजी की बरकत से। तो उनके 100 बरस, और तलत हुसैन साहब से कराची में तो किसी का वाकिफ़ ना होना क्या, बल्कि जो लोग भी उर्दू ड्रामे से, उर्दू फिल्म से, उर्दू ब्रॉडकास्टिंग से, वॉइस ओवर्स से, दस्तावेज़ी फ़िल्मों के वाकिफ़ हैं। तो तलत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ है पिछले बरस 2024 में ही, और ये मौका है कि उन्हें याद किया जाए। उनकी पैदाइश दिल्ली की है 1940 की, और इंतकाल पिछले बरस 83 बरस की उम्र में उनका हुआ है। और उनकी जो, अगर आप सिर्फ फिल्मोग्राफी देख लें उनकी जाके नेट पे, तो आपको बहुत सी ऐसी फिल्में भी याद आएंगी, क्योंकि ड्रामों में तो वो ज़्यादा हमारे यहाँ चूँकि प्लेस का मामला ऐसा रहा है ड्रामे का और टीवी का, कि वो बहुत ज़्यादा एक यानी आप जैसे कहें कि मकबूल रहे हैं लोगों में। फिल्मों की, फिल्म इंडस्ट्री की वो सूरत हाल नहीं रही, लेकिन उन्होंने बड़ी मार्कतुलारा फिल्मों में 1960 की दहाई से लेके बाद तक काम किया। उसके बाद जो लंदन का स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स है, उससे वो फारिग तहसील थे। तो एक तो ये भी अहम बात है, और स्टेज शायद रह गया था, तो स्टेज का भी। मैं तज़ीन के थोड़ा सा गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तज़ीन को आप लोगों ने ज़ाहिर है कि टेलीविज़न पे तो देखा होगा, लेकिन एक बहुत ही एक इनका जो एकेडमिक करियर है वो भी ख़ासा रोशन और शानदार है। ये आजकल एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं, कम्युनिकेशंस पढ़ाती हैं हबीब यूनिवर्सिटी में। इससे कबल ये इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से वाबस्ता रही हैं। उससे कबल भी यानी मुख्तलिफ़ जगह पढ़ाती रही हैं जामियात में। और ये ज़ाहिर है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक्टर हैं अपने वालिद की तरह। और इनकी जो मुख्तलिफ़ एडवाइजरी बोर्ड्स के अलावा इनका भी जो स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इनका न्यू मीडिया एंड सोसाइटी में बरतानिया से इन्होंने मास्टर्स की सनद भी हासिल किया। तो तज़ीन, हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे तो इस वक्त मैं और आप ही हैं स्टेज पे। तलत साहब के बारे में बहैसियत, पहला सवाल ज़ाती नौइयत का है कि बहैसियत वालिद वो कैसे थे। उसके बाद फिर हम उनके कुछ फ़न पे और उनकी तहरीरें भी आपसे सुनेंगे। बहैसियत एक पेरेंट, अब्बा जो थे वो Assalamu alaikum pehle. Sorry, I'm so nervous today. So whenever I go on stage to speak about my father, I just lose it. बहुत ज़्यादा मैं nervous हो जाती हूँ. And शायद इसका ताल्लुक उनकी personality से है. As a parent बहुत ज़्यादा
मोहब्बत करने वाले और इमांसिपेटरी थॉट वाले पेरेंट थे वो। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ से रोका नहीं, हमें हमेशा इनकरेज किया कि हम जो हमारा दिल करता है, जिस चीज़ में हमारा पैशन है, उसको हम परसू करें। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तबीयत उतनी जलाली थी और उनकी एक धाड़ पर हमारे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते थे। एंड शायद ये जो डर मुझे आज है, व्हेन आई सिट इन एनी मीटिंग विच इज़ रिगार्डिंग हिम, हिज लेगेसी एंड हिज रिस्पेक्ट, वो इट मेक्स मी रियली नर्वस। सो येस, ही वॉज अ फादर हु लव्ड अस, बट ही ऑल्सो डिसिप्लिन्ड अस इन हिज ओन वेज। अच्छा, उनकी तलत साहब की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू जिस पे गुफ्तगू नहीं होती, क्योंकि हम सिर्फ एक 2 डायमेंशनल स्क्रीन तक ही समझते हैं महदूद, एक बहुत ही अदबी पहलू था उनकी ज़िंदगी में जी। यानी वो लिटरेचर बेतहाशा। और मैं अगर आपको एक छोटा सा पहली जो उनसे मेरी, हालांकि मेरे वालिद से तो थी उनकी मुलाकात, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ पे उन्होंने वॉइस ओवर भी किया है, और यानी 2 लोग हुआ करते थे, कुरैशपुर साहब और एक तलत हुसैन साहब, जो वॉइस ओवर्स के कमेंट्री के नरेशन पढ़ने के बादशाह थे, आइकॉन्स, यस। और तो लेकिन उनका एक अदबी पहलू था, और वो किस हद तक आप उससे मुतारिफ हैं। चूँकि मुझे ये याद है कि कमर जमील मरहूम के पास रेडियो पाकिस्तान में तलत साहब बैठा करते थे आके, और मेरे गालिबन उनकी कुछ नज़में छपी भी कमर जमील साहब ने जो दरियाफ्त रिसाला निकाला था उसी में, बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं हुए वो, लेकिन तो वहाँ गुफ्तगू हो रही थी फ्रेंच मॉडर्निस्ट पोइट्स पे। तो मैंने जब वो चले गए उठ के, तो मैंने कमर जमील साहब से पूछा कि ये तो टीवी पे आते हैं, मैं तो छोटा था, मैं बस में तलबा के प्रोग्राम होते, तो ये इनको फ्रेंच पोइट्री का इतना कैसे पता है? तो कहने लगे कि मेरे ज़माने के फ़नकार हैं, प्रेजेंट कंपनी नॉट इंक्लूडेड, तुम्हारे ज़माने के फ़नकार नहीं हैं, और सब फ़नकार बहुत पढ़े लिखे हुआ करते हैं, लेकिन तलत बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो आप उनके अदबी पहलू से किस हद तक मुतारिफ हैं? अब शर्मिंदगी का ये मकाम है कि बिल्कुल, सो वी वर वेरी फेमिलियर विद हिज बुक कलेक्शन, ठीक है। अब्बा की एक बहुत बड़ी बुक कलेक्शन है, मेरे ख्याल में 10,000 प्लस टाइटल्स होंगे इस वक्त भी जो हमारे पास उनकी पर्सनल बुक कलेक्शन है। और हमें वो किताबें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसलिए था कि जो हमारे बेडरूम्स हुआ करते थे घर में, बच्चों के कमरे, उनकी सारी दीवारों पर अब्बों की किताबें उनकी शेल्फों से भरी जाती थी। सो वी हैड नो स्पेस टू हैंग अप आवर पेंटिंग्स, आवर जॉर्ज माइकल पोस्टर्स, एंड यू नो, मतलब एज अ टीनेजर ग्रोइंग अप आई वांटेड माय वॉल्स टू बी फ्री, ताकि उसके ऊपर मैं अपने आइकॉन्स की तस्वीरें लगाऊं। लेकिन अब्बा वो टोटली टेक ओवर दैट स्पेस, और उनकी किताबों से हमारे कमरे की दीवारें भर जाया करती थी। खैर, होता यूँ था कि रात को, क्योंकि हमें जल्दी सुला दिया जाता था, तो 8 बजे हम बिस्तर में, तो फिर हम रात को उनकी टाइटल्स, किताबों के टाइटल्स पढ़ते पढ़ते और फिर हम सो जाया करते थे। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द लव फॉर बुक्स। एंड आई ऑल्सो हैव अ कलेक्शन जिसमें से बहुत सारे टाइटल्स अब्बू से मारे हुए हैं, चोरी किए हुए हैं। एंड मज़े की बात यह कि जब भी वो मेरे घर आते थे और अगर कोई किताब उनको दिख जाती थी अपनी, तो उन्हें ये होता था, ये तुमने मेरी किताब कहाँ से उठाई? हम तो चोरी करके ले आते थे उनके घर से। बट या, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज बुक्स. So I was very familiar with his book collection and his love for books because he was always surrounded by them. However, I wasn't very familiar with his writing, कि वो लिखते भी हैं. अक्सर हम देखते थे कि टेबल पे बैठे हुए वो लिख रहे हैं, और उनकी एक हैबिट थी, so he would write. He was a proficient writer and a prolific writer. Most of that is his memoirs. उनकी अपनी मेमोइर्स हैं जो कि जर्नल्स हैं इंडिया पाकिस्तान से माइग्रेशन के बारे में, उनके बचपने के बारे में, उनकी यादें, पीपल हु ही मेट. अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद हिज टेलीविजन एक्सपीरियंसेस, what a TV actor's life used to be like. प्रोडक्शन में क्या मसाइल होते थे जब वो ट्रैवल करते थे मुल्क से बाहर, तो उनको क्या क्या मसाइल हो रहे हैं. एंड इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ नॉलेज ऑन व्हाट अ लाइफ ऑफ एन एक्टर एट दैट टाइम यूज्ड टू बी. बिकॉज वो बिल्कुल आजकल के एक्टर्स की तरह तो नहीं थे ना. हमारे पास एक गाड़ी होती थी और हम 2 कमरे के मकान में रहते थे. सो इट्स रियली रियली फैंटास्टिक. माई मदर इज़ गोइंग थ्रू दोज मेमोइर्स एंड हिज डायरीज. एंड आई थिंक दुनिया में
बड़े लोगों का जब इंतकाल हो जाता है तो उनकी राइटिंग्स को पब्लिश किया जाता है। पाकिस्तान में ये कल्चर इतना नहीं है। सो किसी की भी डायरीज़ और उनके जो पर्सनल मेमोइर्स होते हैं दे कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू पीपल। सो आई थिंक मे बी वी कैन लुक एट पब्लिशिंग हिज एज वेल। आई थिंक जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेमोइर्स की, क्योंकि यही हमीद अख्तर साहब के सिलसिले में भी हमने की थी कि ये जिस मुल्क में तारीख़ को लिखा जाना या उसे मस्ख किया जाना एक पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और हुआ है पाकिस्तान में और मुसलसल हो रहा है। जी आइए सबा हमीद साहिबा, आ जाइए, तशरीफ़ लाइए। तो इसमें मेरा ख्याल है जो पब्लिशर्स इस कमरे में मौजूद हैं उनके लिए भी कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर ये जर्नल्स, ये याददाश्तें तलत हुसैन साहब की अगर ये तरतीब दे दी जाएं और छप जाएं तो ये बहुत इजाफा होगा पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के मीडिया सीन को, इंटरटेनमेंट को समझने में। बिल्कुल। तो आप, लेकिन अब गुजारिश मेरी होगी कि इससे पहले कि मैं सबा साहिबा से पहला सवाल पूछूं, मैं आप अगर उनकी कुछ जो नज़में छपी हुई हैं मुख्तसर, वो अगर पढ़ के सबको सुना सकें तो बहुत अच्छा है। वो मुख्तसर मैं इनको नहीं कह रहा, वो नज़में हैं ही मुख्तसर, उनके बारे में कह रहा था। हाँ, दे श्योर। सो बिल्कुल मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ने से पहले ये ज़रूर कह दूं कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है और तलफ़्फ़ुज़ में शायद गलतियाँ भी होंगी, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अम्मी ने कुछ अर्सा पहले नापा ने एक ट्रिब्यूट अब्बा के लिए अरेंज किया था, एंड माई मदर हैड रिटन अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट अब्बू। I will begin with that, and I will read one small poem and a snippet from a poem that he wrote. और मैं पढ़ूंगी। So, हर इंसान की शख्सियत के बहुत से पहलू होते हैं, कुछ वाज़े और सामने और कुछ छुपे हुए। शख्सियत इन पहलुओं से मिलकर ही बनती है। अब्बा के ड्रामे, फिल्म, टीवी और उनकी मज़ीद एक्टिंग वग़ैरह से लोग बिल्कुल वाकिफ़ हैं, लेकिन उनका एक और शौक़ भी था, मुसव्वरी का, जो कि वो बहुत खूबसूरत पेन, स्केचेस और पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस किया करते थे। उनकी छोड़ी हुई किताबों में बहुत सारी किताबें पेंटर्स और पेंटिंग्स के बारे में भी हैं। शायद यही वजह है कि मैं भी आर्ट और डिज़ाइन की तरफ आ गई, पढ़ाई में भी और अब पढ़ाती भी हूँ। दूसरी तरफ अब्बू का मुताला और किताबों के शैदाई थे। वो पढ़ाना चाहते थे। He wanted to be a professor, and then he married my mother, who was a professor. However, उनकी अपनी ये ख्वाहिश नापा और आर्ट्स काउंसिल में पढ़ाकर पूरी हुई। अब्बू ने चंद कहानियाँ भी लिखी जो कि ज़्यादातर उनकी बचपनों की यादों पर बेस्ड थीं, इंडिया से पाकिस्तान की हिजरत के बारे में, और उनकी ऑब्जर्वेशन विच ही ऑल्सो यूज्ड एक्सटेंसिवली एज एन एक्टर, वो ऑब्जर्वेशन की जो सेंस है वो उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ में और उनकी पोइट्री में बहुत क्लियरली हमें दिखती है। एंड आई विल रीड अ लिटिल बिट फ्रॉम दैट। उनके जाने के बाद कुलसूम आफ्ताब और फवाद ख़ान, उनके स्टूडेंट्स, उन्होंने उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी संदूक, उसको ड्रामाई अंदाज में बड़ी खूबसूरती से पेश भी किया, आर्ट्स काउंसिल में भी और एक और जगह भी। अब्बू का जवानी का दौर कॉफ़ी हाउसेस का दौर था। रेडियो से शुरू से ताल्लुक़ था और वहीं पर लिखारियों, शायरों, नक़ादों और दानिश्वरों के पास बैठकर उनको सीखने का मौका भी मिला। रेडियो के बड़े बड़े उस्तादों में अब्बा के ख़ास उस्ताद कमर जमील, सलीम अहमद, आगा नासिर, नून मीर राशिद, ज़मीर अली बदायूनी, मुमताज़ हुसैन और बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसी दौर में आज़ाद शायरी की बुनियाद भी पड़ी। एक पोम जिसको अब्बा शॉर्ट प्रोज का नाम देते हैं, टाइटल है उसका, मैं उसमें से पढ़ती हूँ। एंड दिस इज़ अबाउट द कॉफ़ी हाउसेस। सो मैंने कहा कि ही हैड अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन, सो इट्स नॉट जस्ट अ नरेशन, इट्स ऑल्सो अ क्रिटिकल लेंस ऑन द कॉफ़ी हाउस कल्चर। कॉफ़ी हाउस में मेज़ों की चिकनी सतह पर सूखे ख्यालों के ढेर,
कॉफ़ी हाउस में मेज़ों की चिकनी सतह पर सूखे ख्यालों के ढेर, कुर्सी पर बैठे दानश्वर, पीली दीवारों पर चस्पा काले कहकहों के शोर, पीली दीवारों पर चस्पा काले कहकहों का शोर। बस ये इतनी ही है, शॉर्ट है, इट्स अ शॉर्ट पोम, इट्स कॉल्ड एक प्रोज पोम एंड इट्स ऑन द कॉफ़ी हाउस कल्चर। और ये गालिबन दरियाफ्त में छपी है। दरियाफ्त में छपी है, बिल्कुल। मैं अगर सबा हमीद साहिबा की तरफ आऊँ, आपको तारुफ करवाने की ज़रूरत तो है कोई नहीं, लेकिन एक इनका जो अहम तारुफ है, और ये मेरा ख्याल है कि हमारे इस सिलसिले में पिछले साल भी इस पे 2 प्रोग्राम्स हुए, और इस साल भी हमीद अख्तर साहब की ये साहबजादी हैं। और पहला सवाल ज़ाती के बहैसियत वालिद, और फिर हमारे चूँकि वो पुराने जो प्रोग्रेसिव राइटर्स थे उनको जेल जाने का भी बहुत शौक़ था, तो उस ज़माने में कैसी ज़िंदगी गुजरती थी बहैसियत एक उनकी बेटी के, जब वो जेल में होते थे और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहे हैं वो, तो ज़रा उन बहैसियत वालिद उनकी शख्सियत के बारे में बताइए। उनका बुनियादी तारुफ बहुत से ज़ाहिर है कि बेशतर लोगों को तो है, उससे पहले मैं आपके आने से पहले करवा चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से माजरत, मैं थोड़ा लेट होगी, वैसे मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, लेकिन आज वन थिंग लेड टू अनदर। दूसरे पापा के बारे में इतनी यादें हैं उनको एज बहैसियत वालिद। मेरे ख़्याल में हर बेटी को अपना बाप बहुत प्यारा और दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप लगता है, और मेरे ख्याल है हम यहाँ 2 ऐसी बेटियाँ हैं जिनके बाप वाकई में बेहतरीन बाप थे। बहुत हमें उन्होंने बहुत लाड प्यार पुरशफ़क़त तरीके से पाला, लेकिन बिगड़ने नहीं दिया। ये मेरा भी ख्याल है, उन्होंने भी लिखा है कहीं कि मैंने इतने लाड प्यार से पाला है, लेकिन शुक्र है मेरी औलाद बिगड़ी नहीं। और जेल में मेरे होश संभालने से पहले था वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब मेरा ख्याल है मेरी पैदाइश से पहले था, सॉरी, होश संभालने मेरी पैदाइश से पहले वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाली जेल थी। लेकिन उनकी किताब कालकोठरी ज़ाहिर है आप लोगों में से भी शायद चंद लोगों ने पढ़ी हो, और मैंने भी किताब ही पढ़ी है, और मैं उस किताब के बारे में बहुत जज्बाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, पतली सी किताब है, लेकिन उसकी जो रूह है वो हमेशा मुझे छू जाती है। इसलिए नहीं कि पापा ने लिखी है, बल्कि इसलिए कि मैंने उसमें एक बात नोट की कि उन्होंने अपनी तकलीफ़, अपनी अजियत, अपना दुख, अपना किसी किस्म का गिला नहीं किया। उन्हें जेल में रहते हुए भी और कैद तन्हाई काटते हुए भी मौत की कोठरी वाले कैदियों की फ़िक्र थी, जो कि उनके बराबर वाली कोठरियों में बंद थे, और वो कैदियों की फ़लाह बहबूद के लिए वो फिर उसके बाद जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने इतना काम किया, उनके लिए इतना लिखा कि मेरा ख्याल है काल कोठरी एट वन टाइम जेल मैनुअल में भी शामिल रही है, और थोड़ी से रिफॉर्म्स भी हुए थे उस किताब की वजह से। ये वो जो दौर था, वो जो लोग थे वो बड़े अजीम लोग थे, उनमें अपना सेल्फ मार के दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए बात करना बहुत ज़रूरी था, और पापा ऐसे ही थे हमारे लिए। तो वो वालिद थे, पुरशफ़क़त थे, और जब तक मतलब हमें होश आया, हमें तो इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि वालिद ऐसे भी होते हैं जो ऐसे नहीं होते। हम तो समझते थे एक बहुत ही बड़ा अजीम पुरशफ़क़त एक मुजस्समा होता है वालिद का। तो बहुत अच्छी अजीम शख्सियत रहे मेरे वालिद, और मेरी ज़िंदगी पे भी उनका बहुत बहुत गहरा असर है। चूँकि आप ख़ुद एक मुमताज़ फ़नकारा हैं, अदाकारा हैं, आपके जब आप तशरीफ़ लाई हैं तो हम तलत हुसैन साहब के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, और तलत हुसैन साहब के फ़न को, चूँकि आप बहैसियत एक फ़ेलो एक्टर, आप कैसे देखती हैं? मुझसे वो सीनियर थे, यानी कि जिस वक्त मैंने टेलीविज़न ज्वाइन किया ऑलरेडी ही वॉज अ बिग नेम, तो ऑब्वियसली यूज्ड टू लुक अप टू हिम। और चूँकि वो कराची से थे, मेरा मोस्टली उस ज़माने का काम लाहौर से था, तो हमने बहुत ज़्यादा काम तो इकट्ठे नहीं किया, पीटीवी के दौर में की बात कर रही हूँ, लेकिन थिएटर में हमारा 1-2 इनकाउंटर्स हुए। फिर मैंने उनका थिएटर देखा भी एज अ व्यूअर। तो मेरा ख्याल है कि उन जैसे फ़नकार एक बहुत बड़ा लॉस था पीटीवी के लिए या हमारे टेलीविज़न के लिए। उनका जाना, उनका काम कम कर देना, लेटेस्ट एज में ना काम करना, वो बहुत बड़ा लॉस था।
ही वाज अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट। अच्छा सबा, कोई एक मैंने इनसे भी गुजारिश की थी तज़ीन से कि तलत साहब की कोई तहरीर पढ़ के, तलत साहब की तो इतनी यानी पब्लिश नहीं है चीज़ें, और हमने बात की है कि उनकी चीज़ें यहाँ बात हुई है कि पब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके जो जर्नल्स या मेमोइर्स हैं वो टीवी के यानी प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को समझना, उस ज़माने में क्या एक्सपीरियंसेस थे बहैसियत एक परफॉर्मर एक्टर, वो सब उनकी किताब में है। लेकिन हमीद अख्तर साहब तो बहुत प्रोलिफिक राइटर थे, और मेरा ख्याल है कि आखिरी चंद माह पहले तक कॉलम छपते रहे उनके। जी। तो अपना आखिरी कॉलम जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने उसमें लिखा कि ये मेरा आखिरी कॉलम है। तो अगर उनकी कोई, आपने एक बहुत ही एक बहुत टचिंग एक चीज़ सुनाई थी और एक बड़ी ह्यूमरस भी थी जो मैं पहले सुन चुका हूँ खुशकिस्मती से, अगर आप कुछ सुनाएं हमीद अख्तर साहब की लिखी हुई तहरीर। हाँ, मैं क्योंकि पापा के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मुझे लगता है कि जो उन्होंने अपने बारे में लिखा था वो पढ़ के सुनाना चाहिए। ज़रूर। तो आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी सुना सकती हैं क्योंकि मुख्तसर तहरीरें हैं तो सुनाई जा सकती हैं। नहीं, ये ज़रा लंबा है, खैर पूरा तो यहाँ भी शायद मैं ना पढ़ पाऊँ क्योंकि इसकी लंबाई टाइम ले लेगी। लो, मैंने सोचा था किताब मैंने निकाला हुआ है लेकिन नहीं निकाला हुआ था। ये बाबा ने अपने बारे में खाका लिखा है, उनकी किताब है आशनाइयाँ क्या क्या, जिसमें उन्होंने अपने सारे दोस्तों के बारे में, साहिल लुधियानवी, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिया आबादी, इब्राहिम जलीस, इन सब लोगों के बारे में खाके लिखे हैं। तो उसी में उन्होंने अपने बारे में भी एक खाका लिखा है। उस खाके का उन्वान है बेवकूफ़। खुशपोश, खुश गुफ्तार, नेक नफ्स मगर कम अकल, बल्कि बेवकूफ़, ये थे हमीद अख्तर। उम्र भर तवहमात, तासुबात, मजहबी जुनून परस्तों के ख़िलाफ़ सीना सपर रहे, मगर आखिरी उम्र में इस पर ख़ासे मुतासिफ नज़र आते थे। अफसोस ये था कि उनके बुज़ुर्गों ने 3 पुश्त पहले नामालूम क्यों इस फ़ैसले का ऐलान कर दिया कि उनकी औलाद अपने ख़ानदानी नस्ब को ज़ाहिर नहीं करेगी। रवायत ये थी कि उनके दादा मरहूम की रूहानी क़ुव्वत किसी चैलेंज में ज़ाहिर हो गई थी। इसके फ़ौरन बाद आप इंतकाल कर गए, मगर वसीयत भी कर गए कि इनके आने वाली नस्लें पीरी मुरीदी का ख़ानदानी पेशा तर्क करके ख़ुद मेहनत करके कमाएं और खाएं। चुनांचे इनके वालिद और ताया और फिर इनकी औलाद काम पर लग गई। ये भी फ़ैसला था कि नाम के साथ सैयद नहीं लिखेंगे। इस ख़ानदान के लोग अपने नामों के साथ शेख लिखने लगे कि उस ज़माने में इस लफ्ज़ का ख़ासा एहतराम था, मगर कुछ अरसे के बाद गालिबन ख़ुद अपने आप में कोई खूबी ना पाकर कुरैशी लिखना शुरू किया। ये लफ्ज़ भी उस वक्त वाजिबुल एहतराम था, लेकिन उस ख़ानदान की तीसरी नस्ल के जवान होने तक इसको भी तर्क करना पड़ा। मगर इस अदल बदल की वजह से नज़दीकी लोगों में इस ख़ानदान के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार होना शुरू हो गया। अलबत्ता जो लोग वाकिफ़ थे, मसलन सादात जिगराओं का ख़ानदान, उन्हें इस बात पर बहुत हैरत थी कि लोग सैयद बनते तो बहुत देखा है, मगर ख़ानदान ऐसा है जो इस ऐप को समझकर छुपाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें शायद इस मजबूरी का इल्म नहीं था जो बुज़ुर्गों की वसीयत की शक्ल में उनके सर मंड दी गई। हमीद अख्तर को इस पाबंदी पर बहुत अफसोस था। आखिरी उम्र में जब काम करने के काबिल न रहे, अखराजात में इजाफ़ा, आमदनी में कमी हो गई तो अफसरदा रहने लगे। ख़ास तौर पर जब पीरों फ़कीरों को मुफ्त की खाते देखते तो अफसोस से कहते, हमारे बुज़ुर्गों ने हम पर बड़ा जुल्म किया। अगर वो हम पर यह पाबंदी आयद न करते इस मुल्क में हमारा रुतबा कितना बुलंद होता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हमारे जद अमजद थे, अपने मुर्शद ख्वाजा अजमीरी और हज़रत दाता गंज बख्श के सिवा बरे सग़ीर के तमाम सूफिया से सीनियर थे। इसलिए पाकिस्तान में जहाँ जहालत और तासुबात कम होने के बजाय बढ़ रहे थे, आम लोग रोज़मर्रा की महरूमियत से तंग आकर दोबारा पीर परस्ती की तरफ राग़िब हो रहे थे। हमारे लिए ऐश व इशरत के दरवाज़े खुले होते, मगर अफसोस बुज़ुर्ग हमें काम पर लगा गए। नतीजा यह है कि उम्र भर चक्की पीसते रहे, मेहनत करते रहे, हमेशा मकरूज़ रहे, अपना घर तक न बना सके। आगे भी काफ़ी लंबा है। नहीं पढ़े, आप पढ़ लेंगे। आखिरी उम्र में इसको वज़ादारी के ख़िलाफ़ समझते थे। ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत करते थे जो ज़िंदगी भर लूट मार, चोरी, धोखा, बेईमानी और हर किस्म के लहू लाभ में मसरूफ़ रहते हैं और आखिरी उम्र में तस्बीह हाथ में ले लेते हैं। वो इस ज़िम्न में अपने ताया को गुरु मानते थे। दोनों भाई पढ़े लिखे, आलिम फाजिल, बहुत नेक थे। पुलिस के महकमे में थानेदार हो गए, बड़े ज़मीनों की देखभाल करते रहे।
उम्र भर घोड़ी के सिवा किसी दूसरी सवारी पर भरोसा नहीं किया। छोटे ताया जब नौकरी के दिन पूरे करने के बाद रिटायर होकर आए तो उन्होंने छोटे से पुराने दीवान खाने को मसमार करके नया, बड़ा और इंतहाई पुरशको पुख्ता दीवान खाना तामीर कराया। हमीद अख्तर का बचपन खेतों खलियानों में गुजरा। 14-15 कहते थे मैं बचपन में अपना कोटा पूरा कर चुका हूँ। वो हाफिज़ कुरान थे तो ये सारा उस बारे में है, तो उसको ज़रा समय कि 10 बरस की उम्र तक कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया था। इसी साल रमज़ान में तरावी पढ़ाई, पूरा कुरान सुनाया, शबीना भी पढ़ा और सारे काम बड़े शताबी से किए। उसके बाद घर वालों को दुनियावी उलूम की फ़िक्र हुई तो गांव से बड़े भाई के पास लुधियाना भिजवा दिया, जहां तीसरी जमात में दाखिला लिया और वहीं से बगावत का आगाज़ हुआ। जब छठी जमात में पहुंचे तो हम जमातों के मुकाबले में बहुत लंबे हो गए थे। साथी लड़के लंबू कहकर चिढ़ाने लगे। उसी ज़माने में एक रोज़ घर आकर बस्ता फेंक दिया और ऐलान किया, देवबंद जाकर मौलवी बनूंगा, स्कूल हरगिज़ नहीं जाऊंगा। दलील ये थी कि सही वक्त पर स्कूल में दाखिल कराने के बजाय मस्जिद में भेज दिया और अब अंग्रेज़ी तालीम की क्या ज़रूरत है, उसूलन तो अब मुझे मौलवी बनना चाहिए। घर वालों पर जो अक़दा खुला कि छठी जमात के लिहाज से कद बढ़ने की वजह से लड़के तंग करते हैं, स्कूल में बददिल हैं, तो वो सर जोड़ कर बैठे और फैसला किया कि 8वीं जमात यानी फ़ाइनल इम्तिहान घर में तैयारी करके दिलाया जाए। इस तरह लड़का 1 साल में 3 जमातें पास करके हम कदों की क्लास में पहुंच जाएगा और अगले वर्ष 9वीं में पहुंचे तो इस खराबी की खासी हद तक इस्लाह हो चुकी थी। बहुत शुक्रिया। इस मजमून का जो सबसे आखिरी जुमला है वही मैं वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। काफ़ी लंबा है तो यहाँ तो खैर सारा नहीं सुना पाऊँगी, लेकिन आखिरी जुमला जो है वो मुझे बहुत इन्वर्टेड कॉमा उसमें है। रहलत के बाद इशाअत के लिए लिखा गया मगर देर होने की वजह से कबल अज़ वक्त शाया किया जा रहा है। बहुत ह्यूमर, बहुत विटी थे। बहुत ही वाज अ वेरी विटी पर्सन। उनका कॉलम भी जी, एक बार उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि वो गए थे मेरे भाई के पास सैन फ्रांसिस्को, तो कहने वहाँ अपने कॉलम में लिखते हैं कि हम सैन फ्रांसिस्को के साहिल पर चहलकदमी कर रहे थे या किसी साहिल पे, पता नहीं एलए में के सैन फ्रांसिस्को में, और हमने देखा कि वहाँ पे हिंदुस्तानी अदाकारा मनीषा कोइराला भी चहलकदमी कर रही हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें लिफ्ट नहीं कराई इसलिए हमने भी उन्हें घास नहीं डाली। बहुत लुत्फ़ आया सबक सुन के। मुझे ये बताएं कि अब ये सवाल ये उठता है कि देखिए जिन लोगों के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, कसीरुल जिहाद लोग हैं, तो फ़नकारों का, सहाफ़ियों का, अदीबों का और फिर इन सब का मिलके मज़दूरों और किसानों की तहरीकों से एक ताल्लुक़ रहा है। अब सारे ज़रूरी नहीं कि सोशल रियलिज़म क्रिएट करते हो, मॉडर्निस्ट राइटर्स भी, लेकिन उनका एक ताल्लुक़ रहा है। ये क्यों टूट गया? ये क्यों ऐसा क्या हुआ है कि हम इतने यकरुखे हो गए हैं, लॉपसाइडेड हो गए हैं, फ़नकार कहीं और किसी और दुनिया में हैं, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री कहीं और है, अदीब शायर कहीं और हैं, और जो तहरीकें चल रही हैं पाकिस्तान में सियासी आज़ादियों की, मुआशी खुशहाली की, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा क्यों? बहुत सिस्टमेटिकली किया गया इसको डिस्ट्रॉय। तो मेरे ख्याल हम सब हिस्ट्री से वाकिफ़ ही हैं। इसको सिस्टमेटिकली बहुत जानबूझ के, बहुत सोच समझ के यूनियंस को तोड़ा गया, स्टूडेंट यूनियंस को तोड़ा गया, लेबर यूनियंस को कुचला गया। तो ऑब्वियसली किसी की जब एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए होता है ना जो सबको इकट्ठा रखे, और वो आपस में लड़वा के और उनकी यकजहती तोड़ के ये सिस्टमेटिकली ही किया गया है कि अब हम सब बढ़ चुके हैं। हर किसी को एक आपाधापी का ज़माना है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। और वो खैर मेरा ख्याल है वो ज़माना भी और था, वो लोग भी और थे, वो कोई हवा थी, अब नहीं, अब वो हवा नहीं है। कैसे इतने बड़े बड़े घरानों से, अमीर घरानों से, जैसे सजाद ज़हीर साहब थे, मेरा ख्याल है नवाब ख़ानदान था, इसी तरह से मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, हाँ मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, मतलब बड़े घरानों, नाज़ो नेम में पले हुए बहुत पैम्पर्ड लोग मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, लेबर के लिए, गरीबों के लिए
पिसे हुए लोगों के लिए बात करते थे, जिद्दोजहद करते थे और फिर मार खाते थे, फिर जुल्म बर्दाश्त करते थे और करते थे, और उन्होंने अपना, किसी ने भी अपना उसूल मरते दम तक नहीं छोड़ा। तो लेकिन वो हवा अब शायद नहीं है, ये शायद है या शायद अब अगली जनरेशन में हो, हम दुआ करते हैं कि हो। एक साबित कदमी थी ना उनमें कायम रहने की, जो बात थी बिल्कुल अपने थी, इस्तकामत। बिल्कुल थी। यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इसका कोई हल है, कोई? सो मेरा तो ताल्लुक एजुकेशन से है जी। सो मैं उसी के हवाले से बात करूंगी कि एजुकेशन से भी एक जिसकी आपने बात की कि एक ही तरह की थॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी परवान चढ़ने लगी। जो एक मल्टी डायमेंशनल फैकल्टी या मल्टी डायमेंशनल करिकुलम्स होते थे वो भी ख़त्म हो गए। फिर इम्पोर्टेड करिकुलम आपके ऊपर मुसल्लत भी हो गए जिसका आपके कॉन्टेक्स्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अब आई थिंक देयर इज़ दिस सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस दैट नीड्स टू कम बैक। और मैं क्योंकि पढ़ाती हूँ और मेरे पास अमूमन जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एज ब्रैकेट इज़ 18+, सो आई डेफिनेटली बिलीव that they are committed, they are very committed। उनके causes हमसे फ़र्क हैं, ठीक है? Maybe it's animal rights that they adhere to, maybe it's the green power, sustainability, climate change, उनके causes वो हैं। As teachers and as parents and as a society, if we can just relate those causes to our context, the ground reality of Pakistan, I think you'll be able to channelize that into positive action. They are hungry for action, those students. They're not the kind of students who want to just sit and do theoretical work. They're very much into theory into practice. मैंने ये देखा है अपने पढ़ाने के experience में कि जहाँ पर आप theory को practice के अंदर मिक्स करके और उसको काम करवाते हैं तो वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा interested होते हैं. So I definitely think there's a lot of hope. जी, मैं अब हमारे पास कुछ वक्त है, आपने कुछ इजाफा अगर करना है, कोई बात और आप लोगों ने कहनी है तो कह लें, क्योंकि फिर मुझे इंटरैक्टिव सेशन है, क्वेश्चंस भी लेने हैं। कुछ नहीं, बस एक वाक्य मतलब कि मेरी पैदाइश से पहले का, यानी कि पार्टीशन के वक्त का है, पापा का, जो मैं हमेशा समझती हूँ कि सुनाना चाहिए। और मतलब कि वादा, एक कमिटमेंट, जैसे जिस चीज़ से भी, जिस शख्स से भी, जिस रिश्ते से भी उन्होंने जो भी कमिट किया वो फिर निभाया। और उसका जो मिसाल है वो वाक़या है कि पार्टीशन के वक्त, वो एक लंबी कहानी है कि किस तरह से वो बॉम्बे से, उनको इल्म नहीं था कि पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान की डिवीज़न में इस तरह आना जाना वगैरह सब बंद हो जाएगा। तो उनका ख्याल था कि वो बॉम्बे से पहुँचे कि गाँव में, क्योंकि सिर्फ लुधियाना में सिर्फ उनकी फैमिली की औरतें और बच्चे थे, मर्द हजरात सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे लाहौर में पोस्टेड थे और पापा बॉम्बे में थे। एंड ही वाज आई थिंक 17 एट दैट टाइम। तो वो जब पहुँचे तो उन्होंने खैर वो अटैक हुआ रात को, उनको पता लगा। सो पहले तो उन्होंने घर की तमाम ख़वातीन को कमरे में बंद करके दरवाज़े पर तेल छिड़क दिया, क्योंकि अटैक होगा तो फिर मैं इनको जला दूँगा, क्योंकि उनके हाथ तो नहीं लग सकता मेरा ख़ानदान। लेकिन फिर ये नहीं हो सका, तो उन्होंने कहा कि जैसे भी है, अगर मरना भी है तो कोशिश करके। सो खैर बहरहाल पिछली दीवार तोड़ के वो लोग निकले और किसी ना किसी तरह नकोदर कैंप कोई एक था, वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पे वो 1.5 महीना 2 महीना वो सारा ख़ानदान वहीं रहा। उनकी एक कज़न थी, उन सारी औरतों में एक कज़न थी उनकी जो कि बहुत बीमार थी। उनको वहाँ कैंप में मज़ीद पेचश की बीमारी लाहक हो गई और वो बहुत रोती थी कि मैं मर जाऊंगी और मुझे कोई दफनाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक आपाधापी है और मैं नापाक ही चली जाऊंगी। तो वो, उनको ये बहुत गम था। तो पापा ने वादा किया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा मैं तुम सब कफन दफन सब कुछ करूँगा उस वक्त। बहरहाल वो मिलिट्री के ट्रक्स आए, उनमें मेरे ताया जो चचा जो लाहौर में थे वो लोग भी आए और सब लोगों को, जो जितने लोग थे उनको बिठा के उन ट्रकों में ले जाने की, अच्छा क्योंकि जगह कम थी, लोगों का सामान फेंक दिया गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, 2 ट्रक थोड़े थे, लोग ज़्यादा थे। ट्रक पे चढ़ते वक्त उनकी जान निकल गई, वो जो कज़न थी उनकी जान निकल गई और वो फौत हो गई। तो इन्होंने, किसी ने बताया नहीं कि वो तो ये तो लाश को तो नहीं ले जाने देंगे कि ज़िंदा लोगों के लिए जगह नहीं है, लेकिन पता लग गया और लोगों ने शोर मचा दिया। ट्रक चल रहे थे और उनकी बॉडी को निकाल के फेंक दिया गया ट्रक में से। वो ज़माना ऐसा जालिम हो जाता है कभी कभी।
और किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो हालात ही ऐसे थे। ट्रक अब जा रहे हैं और माई फादर लुक्ड एट द बॉडी विच वॉज लेफ्ट बिहाइंड एंड ही थॉट कि मैंने तो वादा किया था कि मैं इसको नहलाऊँ धुला के कफन दफन पहना के इसकी तदफीन करूँगा, तो अब मैं इसकी ऐसे तो नहीं छोड़ के जा सकता। और उन्होंने ट्रक से छलांग लगा दी। और उसके बाद भी एक लंबी दास्तान है, लेकिन इवेंचुअली गांव इर्द गिर्द के गांव से लोगों को खबर हुई कि एक खातून की लाश है और उसको कहीं का मौलवी साहब आए उन्होंने, और ये सब पापा ने किया। बट देन वो उसके बाद 6 महीने तक उसी कैंप में फंसे रहे और अटैक भी। और वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरी जान कैसे बची, क्योंकि जिस वक्त ट्रक चले गए तो लूट मार के लिए जत्थे के जत्थे आए और करपाने लहराते हुए, और मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और मुझे मेरा ख्याल था अब मेरी गर्दन उतरेगी, लेकिन वो सब सामान उठा के चले गए, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। विच इज़ वो आज तक मतलब जाते वक्त तक सोचते थे कि ये कैसे हुआ। तो ये मैं कहती हूँ कि ये कमिटमेंट, ये वादा, ये निभाना, इस हद तक अपनी जान पे खेल जाना, ये भी बहुत मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने हर किस्म की कमिटमेंट हर एक से जो की, अपने कॉज से भी जो कमिटमेंट की, मरते दम तक निभाई। मैं अगर आपसे गुजारिश करूं कि एक तलत साहब की नज़्म और पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करते चले जाएंगे। सो ये है, मैं उसमें से एक पोर्शन पढ़ूंगी। कच्चे घर। कोयल की आवाज़ से अब भी चौंक उठता है मन का चोर, कांप उठता है रुआं रुआं, यूं लगता है आया कोई हौले हौले धीमे धीमे। कौन कोई अब आता है, सोच का दर खुल जाता है। डरता हूँ मैं बीते लम्हों के उस घर से, बसता है जो ध्यान में अब भी। साए जहाँ हैं धुंधले धुंधले, ख्वाब छूते मोती सच्चे। वाह। माला उन बोलों की जिनसे हम दोनों का मोल हुआ, माला उन बोलों की जिनसे हम दोनों का मोल हुआ। डोरी सी हंसी की, डोरी से हंसी की, चादर बुन के सपने चुन के, बुकली मार के सो जाऊंगा, मैंने तो ये सोचा था। वाह। अम्मा बताती हैं कि जब अब्बा ने उन्होंने ये पोम जब उन्होंने रिसाइट की, अंग्रेज़ी एंड उर्दू का तज़ाद, आई एम सो सॉरी, तो ज़िया जालंधरी साहब की सदारत में उन्होंने ये नज़म पेश की थी, कच्चे घर। और ज़िया साहब की आंखों की चमक अब्बू के दिल में उतर गई। ये लिखते हैं कमर जमील अपने रिसाले दरियाफ़ में अब्बा के इंट्रोडक्शन में। सो ही वाज सो हैप्पी to be able to present this in this gathering and in front of ज़िया जालंधरी साहब, and उनकी जो appreciation थी वो अब्बा के लिए it meant so much. So I think उनके अंदर का जो एक conflict था वो ये था, और उन्होंने उसके ऊपर extensively लिखा भी है अपने memoirs में, कि as an actor he was not able to be the painter, the professor and the poet that he really wanted to be, because acting was the way he had to make money. He writes extensively about this existential crisis that he faced in his life. And same dilemma was my father's, because he was a short story writer. That was his heart's desire, to be a short story writer. और कहते हैं कि उनके जैसा short story writer excel करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमें रोज़गार ने मुझे कॉलम लिखने पे और जर्नलिज्म की तरफ आने पे मजबूर किया, तो मेरी लैंग्वेज बदल गई। फिर मैं अखबारी ज़बान में लिखने लगा, तो मैं शॉर्ट स्टोरीज़ नहीं लिख सका। तो उनको लिखते भी थे, लिखी भी उन्होंने, लामका उनकी बुक है शॉर्ट स्टोरीज की कंपाइलेशन। लेकिन ये उनको भी ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं, हाँ क्रिएटिव लोग होते हैं, उनको तकलीफ तो होती है जी, नौकरियां करनी पड़ती हैं कमाना पड़ता है। तो अब ख़वातीनो हज़रात, अब हमारे पास कुछ वक्त है, अगर और बहुत ही एक ऑगस्ट ऑडियंस है यहाँ पे, तो सर मैं आता हूँ, मैं बस देख आप अक्सर हाथ बुलंद कर लें तो तौसीफ साहब जी, डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, ये नहीं अब वो रिकॉर्ड होता है ना प्रोग्राम, आप माइक का इंतज़ार कर लीजिए, मैं आता हूँ इधर भी। मैं 5 से ज़्यादा सवाल नहीं लूँगा, मैं पहले से बता रहा हूँ आप सबको, माजरत
बाकी फिर आप प्रोग्राम के बाद पूछ लीजिएगा अगर किसी को कुछ पूछना है तो। यार अब बेटे माइक ले जाइए ना, आप इधर देख, आप एक्सक्यूज मी, अब मैं बताता हूँ, आप ये सामने खड़े हैं जी, जैकेट पहनी हुई है इन्होंने और बड़ी रोबदार सफेद मूछें। मेरा सवाल सबा हमीद साहिबा से है। मैं क्योंकि सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ तो मुझे याद पड़ता है कि हमीद अख्तर साहब ने खासी बड़ी बेरोज़गारी गुजारी। 70 की दिहाई में भी जब वो इमरोज़ से निकाले गए सहाफ़ियों की हड़ताल में, 80 में भी जब वो इमरोज़ से निकाले गए और सारे रास्ते बंद हो गए, और फिर 90 के अंदर भी। तो उस ज़माने में आपने कैसा वक्त गुजारा, उसका ज़रूर जिक्र करें, उस बेरोज़गारी के दौर का। अच्छा, हमारे लिए इतनी नॉर्मल बात थी, आज नौकरी है और कल नहीं है। बिल्कुल। और बाहर की दुनिया को नहीं देख, मतलब और लोगों के घरों में ये मसाइल नहीं थे, ये बात हमें पता ही नहीं थी। हमारा ख्याल था सबके घरों में ऐसे ही होता होगा कि नौकरी है नौकरी नहीं है, क्योंकि सरकार नाराज़ हो गई है। तो हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन एक वाक़या मुझे याद है, पता नहीं इमरोज़ से ही जब निकाले गए, और 70s की बात है, कोई, मैं ज़रा छोटी ही थी, तो मैंने अपनी खाला से डरते डरते पूछा कि घर में ज़रा गंभीर सा माहौल था, तो कुछ परेशानी सी देखी, तो मैंने अपनी खाला से पूछा, दीदी, मैं कहती थी उनको, दीदी अब हम झोंपड़ी में रहेंगे? तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे, सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे घरों में रखा है, तो झोंपड़ी में क्यों रखेंगे? तो बड़ी तसल्ली सी होगी कि अच्छा दीदी ने कह दिया, अब हम अच्छे घरों में ही रहेंगे। तो ये मतलब वालिद साहब बेशक जेल में रहे। जेल में वो गए, मेरी ज़िंदगी वो 80s में गए थे हमारे सामने, कोई 6 माह के लिए, और वो काफ़ी तकलीफ दे वक्त था, क्योंकि अपने लिए तो जो था सो था, क्योंकि हमें भी लेकिन ये सोच के कि वो जेल में हैं, और वो, लेकिन वो खुश थे वैसे जेल में, क्योंकि सारे दोस्त सब लोग साथ थे। He was having a party। और मैंने कहा जेल वालों को फिर उनको थोड़ा ट्रांसफ़र भी करना इधर उधर, कि ये तो पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे जेल में। जी सर। मेरा सवाल है इनसे, तज़ीन से, तलत हुसैन साहब, उनका एक नाम फ़ारूक जलाल भी था, डू यू नो दैट? बहुत इनिशियल उसमें किसी कैरेक्टर का नाम होगा मेरा ख्याल। I'm not familiar at all. Maybe it was a film name. बहुत इनिशियल टेलीविज़न के ड्रामों में वो फ़ारूक जलाल के नाम से भी उन्होंने शायद स्टार्ट किया था, एंड देन जिसमें था कि बस के दुश्वार हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, तो वो उसका टाइटल हमेशा होता था। मैंने कहा शायद आप उसके बारे में कुछ बता पाएं। नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं अम्मी से ज़रूर चेक करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो अबाउट दैट। थैंक यू। मैं आता हूँ आपके पास, बस ये एक इधर। वैसे उनका पूरा नाम तलत हुसैन वारसी था, as far as I can recall। ये तो हमने कभी नहीं सुना। नहीं, पेन नेम शायद, हाँ, पेन नेम तो तलत हुसैन ही रहा है हमेशा। शुरू में टेलीविजन का एक वो भी था ना कि उस पे नहीं आना, तो मैं भी नाम चेंज करके, मुझे नहीं पता, वैसे आई चेक। मेरी खाला यहाँ बैठी हुई थी ऑडियंस में, हो सकता है उनको पता हो, नज़र आ रही थी, मुझे पता नहीं अब है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैम सबा हमीद, पलवशा फ्रॉम लकी मरवत। मैम थोड़ा नजदीक कर ले माइक्रोफोन। मैम सरतोज़ीफ खान के क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाती हूँ कि बीइंग अ डॉटर ऑफ लाइक एन एक्टिविस्ट, तो आपको कभी लगा है कि उन्हें ये प्रोग्रेसिव राइटिंग नहीं करनी चाहिए, एंड ख़ुद आपने उस एक्टिविज़म से या इस तरह से की किसी एक्टिविटी से ख़ुद को बचाया है? क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है, मतलब उनकी फैमिली होने के नाते द क्लोज वंस आर ऑलवेज लाइक सफ़र अलॉट जब ये सिचुएशन होती है। जी शुक्रिया। जी इधर मेरा ख्याल है 2-3 सवाल अब एक साथ ले लेते हैं, बिकॉज वो मुझे अभी है ऐसे वक्त, यार आप मुझे पहले से क्यों दिखा रहे हैं? तज़ीन, आपसे ये पूछना था कि जो मेमोइर्स हैं, आपने OUP या किसी पब्लिशर्स को ऑलरेडी आप लोगों ने अप्रोच कर लिया है उनको प्रिंट करने के लिए? नहीं, हमने अभी नहीं किया, क्योंकि अब्बा के इंतकाल को अभी it hasn't been that long. So you're still compiling Mother, and collecting. Ammi has just finished compiling them, and I think she will now be in conversation with you. और सबा, आपसे ये कहना था, एक तो काकी का हमने मज़ार विज़िट किया था अपने मेहदी मामू के साथ, जो हमीद साहब के बहुत दोस्त थे, और मैं आई हैड अ गुड फॉर्चून ऑफ गोइंग विद माय फ्रेंड रुखसाना शाह एंड हसन शाह टू योर फादर। मैं कराची से गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि तो हसन, मैं पूछूं क्या? उनसे कहेंगे गुल तुम्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, तुम कुछ भी पूछ लेना। मैंने कहा मैं कुछ जेल का उनसे पूछूं, बिकॉज ही हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर इन हिज राइटिंग ऑल्सो। इतनी ठेठ पंजाबी में उन तीनों ने बातें शुरू की, तो मैंने कहा ये
हसन एक चीज़ भी नहीं समझ में आई कहने ये कराची नु आई है ना, ये आपको आई दो। फिर उन्होंने मुझे जो मुझे याद नहीं है, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि I just wanted to share that part with you, that I had such a good fortune. I was an admirer of him. He's such a cute fellow, you know. He's such a cute. Thank you for अच्छा sharing. सबा Thank उनका जो बच्ची ने सवाल वहाँ से किया था उसका जवाब अच्छा, एक्टिविज्म पापा का मतलब कि हमने कभी क्वेश्चन किया हो या सोचा हो कि उन्होंने ये क्यों किया, नहीं, कभी नहीं. We all are very proud of him and we don't want it any other way. और अगर कोई आती हैं मुश्किलें तो फिर ठीक है, आए. और एक्टिविज़म अपने अपने लेवल पे उनकी वजह से, क्योंकि उनकी लेगेसी है और हमने घर में यही देखा सीखा और इर्द गिर्द यही समझा, तो अपने अपने लेवल पे, क्योंकि अब वो उस तरह से प्लेटफॉर्म्स, उस तरह से इकट्ठा दोस्तों का एक ग्रुप जैसे उनको मुयसर था, वो अब हमारे पास नहीं है. लेकिन अपने लेवल पे हाँ, थोड़ी बहुत एक्टिविज़म तो हमारे अंदर भी खून में है. तज़ीन आप इसका मैं भी ये कहना चाह रही थी कि एक्टिविज्म एज अ फॉर्म, हाँ. जिसको हम कहते हैं ना कि ये एक्टिविज्म कहलाता है, एक ये सोच होती है. एक ये सोच होती है कि एक्टिविज्म हमारे अंदर है, जिसके बारे में सबा बात कर रही हैं. तो जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ तो मेरे अंदर जो एक्टिविज्म का कीड़ा है या जिसके बारे में मैं सोचती हूँ, इमेंसिपेशन, एजुकेशन इज इमेंसिपेटरी, इट शुड इमेंसिपेट यू, इट शुड नॉट लिमिट यू, राइट. सो व्हेन यू हैव दैट इन योर माइंड, तो आप हर चीज़ को एक एक्टिविज्म के तरीके से देखेंगे, ठीक है. एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू एज अ सोसाइटी. अपने अंदर हमें इस चीज़ को समझना है कि जो भी काम आप करें उसको इस ध्यान से करें और इस फोकस से करें कि इससे हमने बेहतरी की तरफ बेहतरी लानी है. तो अगर आप ये करेंगे तो फिर अच्छा होता है, यू नो, आई मीन इंटरनलाइज करें. बिल्कुल बिल्कुल. सर अस्सलाम वालेकुम. तज़ीन साहिबा से सवाल है. माइक नज़दीक कर लीजिए. यूट्यूब पे एक वीडियो है अवेलेबल जिसमें तलत साहब टू पीस पहना हुआ है और लाइव सिंगिंग कर रहे हैं, जिसके नीचे ही लिखा गया कि तलत साहब की आवाज़ है ये. वाकई तलत साहब की आवाज़, और वो बहुत अच्छी आवाज़ है, फिर उन्हें और ज़िंदगी में क्यों नहीं गाया? थैंक यू. हाँ, बिल्कुल वो अब्बा की अपनी आवाज़ है, अब्बा गा रहे हैं वो गाना. और क्यों नहीं गाया, मैंने अभी बात की कि वो तो मुसव्विर भी बनना चाहते थे और राइटर भी बनना चाहते थे और पोएट भी बनना चाहते थे, प्रोफेसर भी बनना चाहते थे. सो आई थिंक उसके अंदर जिस चीज़ का उन्होंने चॉइस की जिसकी, वो एक्टिंग थी. और फिर उसके अंदर अब्बा का मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो मुझे भी कहते थे कि तुम बहुत सारी जगहों पर बटी हुई हो, तुम्हारी ज़िंदगी में फोकस नहीं है. मेरे अब्बा जो थे ना, उन्होंने ज़िंदगी में फोकस हमेशा डेवलप किया एंड देन ही परसूड दैट, उस तरफ, बस वो उस तरफ चलते रहे, एंड दैट इज़ वाई ही एक्सेल्ड द वे ही डिड. सो आई थिंक अभी जिस टाइम में हम रह रहे हैं उसके अंदर हम एक्सेलेंस पे इतनी बात नहीं करते, हम डाइवर्सिटी एंड डाइवर्स एक्सपीरियंसेस पे बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरत है. लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि इन चीज़ों को बैलेंस करके चलें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप एक्सेलेंस नहीं ला सकते अपने काम में तो फिर उस चीज़ का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, ना वो लॉन्ग टर्म रहती है, वो भूल जाते हैं लोग. एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्लेंड बोथ ऑफ देम. जी सर. मैं सबा जी से सवाल करना चाहता हूँ. लास्ट टाइम मौका नहीं मिला माइक था, को तो नज़दीक कर लें. लास्ट टाइम मौका नहीं मिला था तो क्यों ना सवाल किया जाए. आपको लगता है, जैसे तौसीफ़ ने कहा कि आप एक ऐसे घराने से हैं और आपके फादर को अब आप देख भी रही हैं कि लोग याद भी कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि उनकी लेगेसी होनी चाहिए, उनके काम को आप आगे बढ़ाएं, उनकी तरह से कुछ, चाहे मुख्तलिफ, जिस तरह तज़ीन ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि आज की जद्दोजहद डिफरेंट है उस जद्दोजहद से, चाहे वो डिफरेंट हो लेकिन आपको करनी चाहिए, आपकी फैमिली को, हमीद साहब की काम को आगे बढ़ाना चाहिए. अपने अपने लेवल पे, वही जैसे मैंने अभी कहा, अपने अपने लेवल पे जितना, लेकिन एक कॉन्क्रीट, वही बात, जब तक एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होगा तो ये अकेले अकेले रजिस्टर नहीं होती चीज़ें. लेकिन उनकी लेगेसी हमें तो यही पता है और हमारे तक तो यही हमें समझ आई है कि सोसाइटी में या मुआशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए हर लेवल पे. तो अपने अपने तरीके से हम सब, मेरा ख्याल है, करने की कोशिश तो कर रहे हैं. अच्छा जी, आखिरी दो सवाल. आई एम वेरी सॉरी, लेकिन वो मुझे उन्होंने निशान, मैं जो खातून जी, ये 4th रो में 1 2 3 4 5th रो जी, मुख्तसर सवाल कीजिएगा
और ताकि 2 की जगह 3 भी लिए जा सकें? अस्सलाम वालेकुम, माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बोथ ऑफ़ यू। जैसे कि मैं अपने बचपन से ही तलत हुसैन साहब के ड्रामे देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत शौक़ से, और मुझे हमेशा बहुत शौक़ था उनसे मिलने का, और इट्स रियली ग्रेट ऑनर कि मैं आपसे मिल पा रही हूँ, और मुझे सबा हमीद के ड्रामे भी मैं बहुत शौक़ से देखती थी। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इतने इंस्पिरेशनल एक्टर्स, सिर्फ वो एक्टर्स नहीं थे, वो इंस्पिरेशन थे हमारे लिए हमारे बचपन में, कि हमने उनके ड्रामास देख के बहुत कुछ सीखा। अब राइट नाउ वो चले गए हैं, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट देम, और वो अगेन मैं कहूँगी इंस्पिरेशन हैं हमारे लिए। सो मेरा सवाल आप दोनों से ये है, और आप भी एज एन एक्टर मतलब बहुत इंस्पिरेशनल वर्क करती हैं, और आपकी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हैं। सो मेरा ये सवाल है कि आजकल की जो जनरेशन है और आजकल की जो हम ड्रामास देख रहे हैं, अब मैं ड्रामास नहीं देखती और ना ही मैं उनसे कोई इंस्पिरेशन लेती हूँ। सो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि उस तरह के एक्टर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि उनके जाने के बाद भी जनरेशन उनके बारे में बात कर रही है और उनके काम से कुछ सीखना चाह रही है? आपका सवाल पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। माइक दे दीजिए जी, प्लीज़। किसने बताना है, क्योंकि दोनों से सवाल आप दोनों से। मैं ये बहुत एक लंबी दास्तान है, और इसका जवाब दरिया को कूजे में बंद ही नहीं किया जा सकता कि आजकल क्या होगा, क्योंकि वो ज़माना और था, वो वक्त और था, वो तरीका और था, वो राइटर्स और थे, वो डायरेक्टर्स और थे। इवॉल्व करती हैं सब चीज़ें, कुछ बेहतरी की तरफ इवॉल्व करती हैं, कुछ थोड़ा स्ट्रगल करती हैं। तो ड्रामा भी स्ट्रगल कर रहा है इवॉल्व करने में, और कर जाएगा, क्योंकि वैसे उसने अपनी ऑडियंस तो बनाई है, तो फिर हम अपने अदाकार भी बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे बच्चे बहुत अच्छे आगे आ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही लेजेंड्स हम अपनी ड्रामे से क्रिएट कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी तज़ीन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी या इनकी तायद करें ताकि हमें एक और सवाल हो? बस तायद। इन्होंने तायद कर दी है सभा की, तो हमें एक सवाल। जी फरमाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि तलत हुसैन साहब के मेरे बहुत बड़े फेवरेट आर्टिस्ट थे, और उनका एक ड्रामा मैंने देखा था जो अब तक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, ब्लैक एंड वाइट, तकबीर के नाम से। वो पार्टीशन पर हुआ था, पार्टीशन के सिलसिले में। अच्छा, उसके बाद आपने अपने वालिद साहब की तो खैर जितनी खूबियाँ थी उनमें वो तो आपने सब बयान की, लेकिन आपकी वालदा और उनका क्या आपस में वो था कि आपकी वालदा को कभी किसी बात पर उनकी एतराज़ हुआ हो या वो नाराज़ हुई हो? ये बहुत बड़ी घर की बात है, कुछ रहा होगा। जी फरमाइए। इसके लिए तो अम्मी को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा की शादी एक मोहब्बत की शादी थी, और वो मोहब्बत उनके आखिरी दम तक कायम रही। अब्बा अम्मी के गिर्द यूँ थे, एंड it was very beautiful to see their relationship transition from a young romantic chulbule in moments to a relationship of interdependence, because Abu was very sick towards the end of his life, and that transition was beautiful for us. हमने उनकी love उनकी जो मोहब्बत की relationship थी उससे सीखा, और आई थिंक हमारी अपनी भी तीनों बहन भाइयों की ज़िंदगियाँ उससे बहुत मुतासिर हैं। सो वी हैव हैड अमेजिंग लाइव्स बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट वी सॉ इन आवर पेरेंट्स। जी लास्ट जी तज़ीन साहिबा, हम यहाँ अगर तलत हुसैन साहब की मेमोरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो उन्होंने एक लाजवाल किरदार अदा किया था आली चाका कशकोल में, उस पर अगर बात ना करें तो जाहिर है वो तशनगी रह जाएगी। वो किरदार जो ओरिजिनल नावल है उसमें भी नहीं है, वो डायरेक्टर साहब की तख्लीक था। उन्होंने किसी शख्स को नुमाइश के सिग्नल पे देखा था, उन्होंने आके फिर डिस्कस किया। सिर्फ मेरा आपसे सवाल है मुख्तसर, आप क्या समझती हैं उन्होंने इतनी खूबसूरती से उस आली जा के किरदार को निभाया, और आज तक वैसा किरदार 90s के बाद प्राइवेट टेलीविज़न भी आया, नहीं किसी ने अदा किया। आप क्या समझती हैं, क्या उनका हासिल मुताल्ला, उनका वसीउल मुताल्ला होना, ये भी एक फैक्टर रहा कि उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स किरदार को इतनी खूबसूरती से और डायलॉग डिलीवरी उनकी उस किरदार में? जी तो शुक्रिया। आपका सवाल आ गया। जी तज़ीन। मैंने इससे पहले भी बात की थी अब्बा की ऑब्जर्वेशन के बारे में, एंड ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ देखने से ताल्लुक़ नहीं रखती, उसका पढ़ने लिखने से, लोगों से बातचीत करने से, और अपने आप को जितना आप वसी कर सकें अपनी नॉलेज का दायरा, उससे उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सो बिल्कुल अब्बा का, क्योंकि बैठना उठना, उनके सोशल सर्कल, उनकी रीडिंग एंड हिज ऑब्जर्वेशन, हिज विजन, so all of that combined definitely contributed
contributed to him and his greatness as an actor. And जैसा मैंने कहा कि वो चीज़ उनकी writings में भी है, in his short stories, उनकी अगर आप short stories पढ़ें तो such beautiful observation जिसके अंदर बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि आप उस सीन को आप बिल्कुल envision कर सकते हैं, इतनी descriptive और इतनी खूबसूरती से तहरीर किया गया है. So yes, that was part of him. Thank you so much. Thank you so much. जी, आप कुछ इजाफा किसी को आप में से करना है, अदरवाइज आई से थैंक यू टू एवरीवन. बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, आप तशरीफ़ लाए. सबा हमीद साहिबा का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत ही उम्दा उन्होंने इंतखाब किया उसमें से. बिल्कुल इसी तरह तज़ीन हुसैन साहिबा का, चूँकि ये बहुत ही हमने दो अपनी कल्चरल लाइफ के, अपने समाज के इंतहाई दो अजीम और बड़े लिखने वाले और एक्टर्स, उनका तस्करा किया है. आपका तमाम का तशरीफ़ लाने का शुक्रिया और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपके साथ ये पैनल शेयर किया. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for being a wonderful moderator. बहुत Thank you. शुक्रिया. खुदा हाफिज़. Thank you. Din